स्टूडेंट, आज हम कुछ लिंग संलग्न रोग और उन पर आने वाले वंशानुगति के आधार पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने लिंग संलग्नता क्या होती है ये बताया कि किस तरह से कुछ सामान्य लक्षणों के जीन लिंग गुण सूत्रों पर हो सकते हैं एक्स और वाई पर, और उनमें विशेष प्रकार की वंशानुगति देखी गई, क्रिस क्रॉस, नॉन क्रिस क्रॉस वंशानुगति। फिर उसके बाद हमने कुछ मानव के लिंग संलग्न उदाहरण भी बताए थे, जिसमें हमने एक्स संलग्न रोग बताए थे, अप्रभावी प्रभावी रोग, वाई संलग्नता के बारे में बात करी, एक्स वाई संलग्नता बताई। ठीक है, अब इन्हीं लिंग संलग्नता और उनकी वंशानुगति जो थी क्रिस क्रॉस, नॉन क्रिस क्रॉस, इसके आधार पर छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं और लगभग हर साल इस वाले हिस्से में से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्रिस क्रॉस और इन चीज़ों के आधार पर बनते हैं और इसमें उदाहरण के रूप में कोई रोग लिया जाता है। आमतौर पर दो रोग पूछे जाते हैं, या तो कलर ब्लाइंडनेस वर्णांता या फिर हीमोफीलिया। तो पहले हम इन दोनों रोग को भी समझ लें कि ये दोनों रोग क्या हैं। ये तो हमें पता है कि ये दोनों एक्स संलग्न अप्रभावी रोग हैं, बट लिंग संलग्नता में ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया को लेकर ही पूछे जाते हैं। इसलिए इन दोनों रोग के सिम्टम्स वगैरह, जीनोटाइप वगैरह ध्यान रख लें ताकि हम इनके क्वेश्चन आराम से कर पाएँ। पहले बात करते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस की, वर्णांतता की, जिसके कि कुछ पुराने नाम भी हैं। इसे डाइक्रोमेटिज्म और डाल्टनिज्म भी कहा जाता है। ये एक एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव रोग है। हॉर्नर नामक वैज्ञानिक द्वारा सबसे पहले खोजा गया। ठीक है, वर्णांतता कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअली क्या रोग है और किस तरह के सिम्टम इसमें होते हैं। देखिए, ये हमारे आंखों से संबंधित रोग है और ये रोग कोई इतना भयावह नहीं है जैसे कि बाकी आनुवांशिक रोग होते हैं। ये आनुवांशिक रोग है, लेकिन ये रोग ऐसा नहीं है जिसमें कि व्यक्ति कोई मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो। यहाँ शारीरिक मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ रहता है व्यक्ति और अपना पूरा जीवन काल पूरा करता है। इस रोग की वजह से उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। ठीक है, इस रोग में बस एक ही लक्षण है, एक ही सिम्टम है इसका, और वो है व्यक्ति द्वारा रंग विभेदन की क्षमता न होना। दरअसल हमारी आंखों में रोड्स और कॉन्स दो चीज़ें होती हैं। मैंने आपको थोड़ा बहुत नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी के बारे में बताया था, उसमें रोड्स ढंग के नहीं होते हैं, इसलिए कम प्रकाश में देखने में दिक्कत आती है। और ये जो है ये डिफेक्टिव कॉन्स की वजह से वर्णांतता। कॉन्स जो होते हैं वो हमारे रंगीन या कलर विजन के लिए होते हैं, रंगों को विभेदित करने, पहचानने में। अब यहाँ पर इस रोग में क्या होता है, कॉन्स डिफेक्टिव होते हैं और इस वजह से व्यक्ति रंग विभेदन नहीं कर पाता। अगर दो रंग, आधारभूत रंग जो हमारे तीन होते हैं, लाल, हरा और नीला, जिनसे ही सारे बाकी के रंग बनते हैं, इन आधारभूत रंगों में वो विभेदन नहीं कर पाता। तो ये मुख्य रूप से जो परेशानी है वो विभेदन की है। ये भी नहीं कहा जाए कि रंग दिखते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ सिर्फ बात आ रही विभेदन की कि कुछ आधारभूत रंगों में विभेदन नहीं कर पाता है। बट इसके अलावा और कोई लक्षण या कोई और सिम्टम, कोई और परेशानी नहीं है। व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से बिल्कुल हेल्दी रहता है, अपना पूरा जीवन यापन करता है। ठीक है, अब रंग विभेदन की एक क्षमता, कई बार तो लोगों को शुरुआत में पता भी नहीं चलता उनको कोई रोग है ये। ठीक है, और वो अपना काफ़ी समय यूँ ही निकाल लेते हैं जीवन का। ठीक है, वैसे भी रंग विभेदन का ये कार्य कोई इतना बहुत आवश्यक कार्य भी नहीं माना जाता। कई बार ये न भी हो तो भी लोग अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस रोग को देखिए, इसमें सिम्टम भी एक ही है। जब किसी रोग का एक ही लक्षण हो, कई सारे लक्षण ना हो, तो उसे नॉन प्लियोट्रोपिक कहा जाएगा। प्लियोट्रोपिक किसे कहते हैं, एक जीन द्वारा कई लक्षण बनना, या तो एक जीन द्वारा एक ही लक्षण बन रहा है। आमतौर पर आनुवांशिक विकार प्लियोट्रोपिक होते हैं, ये बात हमने प्लियोट्रोपिक में भी पढ़ी थी, लेकिन ये ऐसा आनुवांशिक विकार है जो प्लियोट्रोपिक नहीं है। दूसरी बात, ये घातक भी नहीं है, इससे मृत्यु नहीं होती। जिस जीन से मृत्यु नहीं होती वो घातक नहीं होता। तो ये जो रोग है वो नॉन प्लियोट्रोपिक, नॉन लीदल रोग है। ठीक है, नॉन प्लियोट्रोपिक, नॉन लीदल रोग। ठीक है, तो वर्णांतता का मुख्य जो पार्ट है वो यही है, रंग विभेदन। और क्योंकि यहाँ पर दो रंगों में आपस में विभेदन नहीं हो पाता है, इसलिए इसका नाम डाइक्रोमेटिज्म रखा है। क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो कलर विभेदन, दो कलर आपस में विभेदित नहीं हो पा रहे। ठीक है, बताया जाता है कि इस रोग की पहली बार जानकारी हमें जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक में मिली। जॉन डाल्टन केमिस्ट्री के बड़े ही फेमस वैज्ञानिक हैं, उनको लाल हरी वर्णांतता थी। ठीक है, और इसीलिए इस रोग को उनके नाम के आधार पर डाल्टनिज्म भी कहा गया। बाकी बाद में और भी लोगों में मिली है। सामान्य जीवन जीने में वर्णांतता की वजह से कोई खास दिक्कत नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसे विशिष्ट कार्य हैं जहाँ रंगों का बड़ा प्रयोग है, वहाँ वर्णांत व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे परिवहन संबंधी कार्य, परिवहन ट्रांसपोर्ट संबंधी जो कार्य होते हैं उनमें जो
चालक होते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं, अब वो चाहे रोडवेज हो, ठीक है, या फिर एयरवेज हो, पायलट्स वगैरह हों, या रेलवेज हों, जहाँ भी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर पायलट की बात है तो वहाँ पर कभी वर्णांध व्यक्ति अलाउ नहीं होता। उसका कारण स्पष्ट है कि हमारे ट्रांसपोर्ट के जो ट्रैफिक सिग्नल हैं वो लाल, हरे और पीले हैं, ठीक है। अब रेड और ग्रीन ही ट्रैफिक सिग्नल है और बिल्कुल पास पास ही होते हैं। अगर कोई गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति वर्णांध हुआ तो वो उनको विभेदित ही नहीं कर पाएगा और ऐसे में बड़े बड़े एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। इसलिए जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उनमें जितने ड्राइवर और पायलट्स हैं उनमें वर्णांधता सूटेबल नहीं है, अलाउ भी नहीं किए जाते। इसी तरह से जो सुरक्षा की दृष्टि से जो मिलिट्री सर्विसेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स, इनमें भी हम वर्णांध व्यक्ति अलाउ नहीं करते। आपने देखा होगा कि मिलिट्री वाले जो हैं कई बार इस तरह के कपड़े पहनते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं जो वो उनके आसपास के झाड़ियों और जो भी चीज़ें हैं उनसे मैच खाती है और छिपने का एक बढ़िया तरीका होता है। अब वहाँ भी रंगों का काफ़ी उपयोग है, वहाँ व्यक्ति को और सैनिक को रंग विभेदन अच्छे से आना भी चाहिए, तभी वो किसी को पहचान पाएगा। तो इसलिए आर्मी वाले पार्ट में भी इनको अलाउ नहीं किया जाता। तीसरी एक समस्या आती है चिकित्सा क्षेत्र में। जो हमारा मेडिकल लाइन है उसके अंदर भी विशेष रूप से सर्जरी वाले पार्ट में कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं होते, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर ही कलर ब्लाइंड, मान लीजिए वो सर्जरी कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर भी लाल, हरे, नीले कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। अब ऐसे में अगर डॉक्टर लाल, हरा, नीला को विभेदित नहीं कर पा रहा है, वो अगर वर्णांध है, तो ऐसे में सर्जरी में बड़ी दिक्कत आ सकती है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो ये मैंने कुछ 2-3 एरिया ऐसे बताए हैं जहाँ रंग विभेदन आना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ रंग विभेदन बड़ा संवेदनशील हो जाता है। अन्यथा एक सामान्य व्यक्ति की सामान्य जीवन में अगर रंग विभेदन उससे नहीं भी हो पा रहा है तो ऐसी कोई बहुत भारी समस्या नहीं होने वाली, ठीक है। अब रंग कौन सा विभेदित नहीं होता उसके आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता प्रोटेनोपिया, एक ड्यूटेरेनोपिया, ट्रिटेनोपिया। प्रोटेनोपिया लाल रंग की वर्णांता, रेड कलर ब्लाइंडनेस, ड्यूटेरेनोपिया ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस एंड ट्रिटेनोपिया ब्लू कलर ब्लाइंडनेस। रेड, ग्रीन और ब्लू, प्रोटेनोपिया, ड्यूटेरेनोपिया, ट्रिटेनोपिया, नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। अलग अलग तरह की 3 वर्णांता। वैसे मानव जनसंख्या में ज़्यादातर रेड और ग्रीन वाली वर्णांता मिलती है, नीली वर्णांता बहुत कम मिलती है, ठीक है। वर्णांता का पता भी लगाया जा सकता है, इसका जांच की जा सकती है, इसका टेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए एक वैज्ञानिक इशिहारा ने कार्ड्स बनाए थे, इनको जांच इशिहारा कार्ड्स द्वारा की जाती है, उन्हीं के नाम से है। जैसे हम कई बार अपनी आंखें चेक कराते हैं तो हमें अल्फ़ाबेट नंबर्स पढ़ाए जाते हैं ABCD और एक निर्धारित दूरी पर, ताकि हमें पता चले कि हमारी आंखों के देखने की क्षमता कितनी है। ठीक इसी तरह से इशिहारा कार्ड्स में भी प्लेट आती है, इसमें 2 रंग एक के ऊपर एक अतिव्यापित होते हैं। जैसे बैकग्राउंड में लाल कलर दे दिया और ऊपर हरे रंग से कोई भी नंबर, कोई चित्र बना दिया। अब लाल और हरा एक के ऊपर एक, ठीक है। और आपको 40 इंच की दूरी पर 15 सेकेंड के लिए वो प्लेट दिखाई जाती है, वो कार्ड होता है, उसको दिखाया जाता है। अगर व्यक्ति उन दोनों रंगों को पहचान पाता है कि 2 रंग कौन कौन से हैं, तो माना जाता है कि वो वर्णांध नहीं है, अन्यथा वो वर्णांध हो सकता है। आगे और भी जांच होती है उसके अलावा। तो ये एक आरंभिक जांच है, ठीक है, इशिहारा कार्ड्स द्वारा की जाती है। इशिहारा कार्ड्स में 2-2 रंगों का अतिव्यापन रहता है और इनको 40 इंच की दूरी पर 15 सेकेंड के लिए दिखाया जाता है। समय और दूरी बिल्कुल फिक्स रहती है। इससे वर्णांध है या नहीं है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक है। तो वर्णांधता का सिम्टम पता होना चाहिए, क्या रोग है ये, वर्णांधता के प्रकार ध्यान रखें, कैसे जांच की जाती है ये ध्यान रखना है। प्रश्न में जब वर्णांधता का क्वेश्चन आए तो आपको जीनोटाइप भी बनाना आनी चाहिए। जैसे हमने ड्रोसोफिला के केस में आपको जीनोटाइप बना के बताया कि लाल रंग आंखों का है, सफ़ेद रंग, ऐसे ही हम वर्णांधता के भी अगर क्वेश्चन में कभी जीनोटाइप काम में लेने हों तो ध्यान रखिएगा, इसके जीनोटाइप फीमेल में 3 बनेंगे, मेल में 2 ही बनेंगे, कोई ड्रोसोफिला वाला मैटर। X+X+ हो गई, तो अब ये X+XC और XC जो है ये तो वर्णांधता का वो अप्रभावी एलील है जिससे रोग हो रहा है, और प्लस चिन्ह किसके लिए रखते हैं अपन, प्रभावी के लिए। तो X+X+ का मतलब ये समयुग्मी प्रभावी अवस्था हो गई। कई बार ये क्या प्लस चिन्ह दर्शाया भी नहीं जाता, कई बार XX लिख देते हैं। अगर किसी X पर कुछ नहीं लिखा है तो यूं मान के चलिए उस पर प्लस है, प्रभावी एलील है वर्णांधता के संदर्भ में, ठीक है। और ये बिल्कुल सामान्य महिला होंगी। अगर X+XC है तो ये विषम युग्मी अवस्था हो गई, ये सामान्य तो होंगे लेकिन इसको क्या बोला जाएगा, वाहक। और जिसमें XC अवस्था होगी ये महिला में फिर वर्णांधता का रोग आएगा, ठीक है। तो समयुग्मी अप्रभावी अवस्था में वर्णांधता आती है।
नर में इस तरह का कुछ समयुग्मी विषमयुग्मी अवस्था नहीं बनेगी। नर में बनेंगी दो प्रकार की अवस्थाएं, अर्धयुग्मी, X+Y ये सामान्य नर होंगे और XCY में वर्णांध हो जाएंगे। यहाँ कोई वाहक वाली अवस्था नहीं आएंगी। वाहक वाली अवस्था में क्या हो, देखिए वाहक जो होते हैं उसमें रोग नहीं होता, लेकिन उसके अंदर एक अलील रोग का है, क्योंकि रोग अप्रभावी इसलिए उसमें तो रोग नहीं हुआ, लेकिन वो आगे संततियों में जा सकता है। ठीक है, और वाहक हमेशा ध्यान रखना मादाओं में मिलेंगे, नर में वाहक नहीं होते। ठीक है, तो ये मैंने वर्णांधता के बारे में आपको थोड़ा सा बताया कि वर्णांधता रोग क्या है और क्या उसके सिम्टम एक प्रकार हैं। ठीक इसी तरह से एक और रोग के बारे में पहले ले लेते हैं, उसके बाद ही हम क्वेश्चन पर आते हैं, और वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी वर्णांधता के जैसा ही एक और रोग है, और ये भी एक संलग्न अप्रभावी रोग है। इसे ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। ब्लीडिंग का मतलब है रक्तस्राव होना। ठीक है, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव रोग है। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन ओटो द्वारा ये खोजा गया। हेमोफीलिया अपनी खोज के समय से ही बड़ा ही पॉपुलर है, बड़ा ही फेमस है। दरअसल इस रोग की खोज ब्रिटेन के राज परिवार में हुई थी, वहाँ के शाही परिवार में हुई थी। ठीक है, एक्चुअली ये देखा गया ब्रिटेन के राज परिवार में कि वहाँ के उन राज परिवार के कुछ नर सदस्यों में जब कभी कोई चोट लग जाती थी तो उनका रक्त आसानी से रुकता नहीं था। हम जानते हैं कि मानव में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अगर हमारा कोई चोट लग जाए, घाव हो जाए, तो ब्लड निकलना शुरू होता है, लेकिन कुछ देर में रक्त अपने आप रुक जाता है, ब्लड की क्लोटिंग होती है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग की पूरी क्रियाविधि आपको अलग से भी बताई जाती है। ठीक है, और उस क्लोटिंग के अंदर आप पढ़ेंगे कि कई प्रकार के प्रोटीन आकर के वहाँ जमा होते हैं और एक जाल बना करके ब्लड रुक जाता है, तो कुछ मिनटों में ब्लड रुक भी जाता है अपने आप से। ये मानव की एक नेचुरल क्षमता है। लेकिन जो ये हीमोफीलिया के रोगी होते हैं उनमें यही चीज़ की कमी है। जॉन ओटो जो कि ब्रिटेन के बड़े फेमस बायोकेमिस्ट थे, इनको बुलाया गया राज परिवार में और जांच करवाई गई कि आखिर इनमें दिक्कत क्या है, इनका रक्त रुकता क्यों नहीं है, क्लॉट क्यों नहीं होता। ठीक है, इन्होंने जांच करके पाया कि ऐसे व्यक्तियों के रक्त में कुछ क्लोटिंग फैक्टर की कमी थी। क्लोटिंग की जो क्रिया है उसमें कई सारे प्रोटीन फैक्टर आकर के जमा होते हैं। अगर इसमें कुछ भी प्रोटीन फैक्टर कम होंगे तो क्लोटिंग ढंग से नहीं होगी और ब्लड बहता रहेगा। तो ये रोग इस तरह से पता चला और फिर देखा गया कि ये एक आनुवंशिक रोग है। जॉन ओटो ने ब्रिटिश राज परिवार का पूरा इतिहास लेकर के उनकी पेडिग्री बनाई, पेडिग्री तो हम आगे बढ़ेंगे, और उन्होंने सारा अध्ययन करके पता चला कि क्वीन विक्टोरिया में पहली बार ये म्यूटेशन हुआ हेमोफीलिया का, और वो वाहक थी, उनको रोग नहीं था, वो वाहक थी। और विक्टोरिया के दोनों पुत्रों में फिर ये रोग आया, और तब से लेकर आज तक भी अब भी ब्रिटेन के राज परिवार में हीमोफीलिया होना आम बात है। ठीक है, तो ये हीमोफीलिया जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और आनुवंशिक रोगों का कोई उपचार नहीं अभी भी हमारे पास। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या हो गए, व्यक्ति के ब्लड में कुछ क्लोटिंग फैक्टर अनुपस्थित होते हैं, जिससे ब्लड क्लोटिंग अत्यंत देरी से या नहीं हो पाती है। ठीक है, और अत्यधिक रक्तस्राव से मृत्यु तक हो सकती है। देखिए, इस रोग में भी यूं मृत्यु नहीं है। अगर किसी हीमोफिलिक व्यक्ति को चोट से बचाया जाए और उसके जीवन में कभी कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़े, तब तक कोई समस्या नहीं। क्लोटिंग की जरूरत कब पड़ती, जब कहीं चोट लगी, ब्लड निकल रहा है। अगर चोट ही न लगने दे तो कोई समस्या नहीं। हालांकि पूरे जीवन काल में किसी व्यक्ति को चोट से बचाए रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए ये एक अवस्था बताई गई है। और बाकी जो है सर्जरी के कामों में भी दिक्कत है। कई बार हुआ है हीमोफिलिक व्यक्ति का अगर हम ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, उनका ब्लड रुकता नहीं, क्लोटिंग होना बहुत जरूरी सर्जरी में। ठीक है, इसीलिए अब तो खैर आजकल तो चेक किया जाता है, पूरा क्लोटिंग का टेस्टिंग होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्लोटिंग का जो सामान्य समय है जो 1-2 मिनट से लेकर अधिकतम 5-7 मिनट तक हो सकता है। ये इससे बढ़कर के देरी होगी और देरी होकर के समय बढ़ जाता है, और ये आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक का भी हो सकता है। अर्थात कई बार तो ब्लड क्लॉट ही नहीं होता। हीमोफिलिक व्यक्तियों की दिक्कत कहाँ है, जैसे मान लीजिए कई बार एक्सीडेंट हो गया, हुआ ऐसा केस, अब एक्सीडेंट में कई घायल हो गए व्यक्ति, अब उसमें मान लो कोई हीमोफिलिक व्यक्ति है, अब इन घायलों को जब तक अस्पताल ले जाएंगे तब तक कि उस हीमोफिलिक व्यक्ति में इतना ब्लड निकल चुका होगा कि उसकी रक्तस्राव से मृत्यु हो जाती है। सामान्य व्यक्ति होगा तो उसके अंदर तो ब्लड अपने आप ही रुक भी जाता है, लेकिन इनके रुकता नहीं। तो जहाँ चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे केस में इनकी उपचार बहुत जल्दी होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज इनकी अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से मृत्यु हो सकती है। ठीक है, बाकी इनको चोट वगैरह से बचाया जाए तो इतनी समस्या नहीं आएगी। अब आजकल तो हीमोफीलिया का हमारे पास उपचार भी है। हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये जो प्रोटीन, ये क्लोटिंग फैक्टर जो नहीं है शरीर में, उनको बनाना शुरू किया है, और उनको अपन शरीर में बाहर से ब्लड में मिला सकते हैं इंजेक्शन के थ्रू।
तो जो हीमोफिलिक व्यक्ति होते हैं उनको क्लोटिंग फैक्टर बाहर से दिए जाते हैं, जिससे कि उनके अंदर भी ब्लड की क्लोटिंग होने लगे। जैसे हीमोफिलिक व्यक्ति का जब सर्जरी मान लो ऑपरेशन करना ही पड़ा तो क्या करेंगे, पहले उसके शरीर में क्लोटिंग फैक्टर बाहर से डालेंगे, फिर उसके बाद सर्जरी करेंगे ताकि ब्लड वापस क्लॉट भी हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका उपचार संभव है। हालांकि रोग को पूरी तरह से हटाना संभव नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, अब कौन से क्लोटिंग फैक्टर अनुपस्थित हैं उसके अनुसार हीमोफीलिया के में कई प्रकार मिलते हैं, क्योंकि ब्लड की क्लोटिंग में बहुत सारे प्रोटीन फैक्टर काम आते हैं। ठीक है, जो प्रमुख हीमोफीलिया है मैं 2-3 उनके नाम बताना चाहूँगा। हीमोफीलिया के अगर मैं प्रकार लेता हूँ, हीमोफीलिया के क्लोटिंग फैक्टर के आधार पर हीमोफीलिया 3 प्रकार का होगा। 3 प्रकार का हीमोफीलिया होगा। पहला है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए सबसे कॉमन डिजीज है, सारे हीमोफीलिया में सबसे सामान्य यही है, सबसे ज़्यादा हीमोफीलिया ए मिलता है। और यही वो रोग है जो ब्रिटेन के राज परिवार में भी खोजा गया था, इसलिए इसका एक कॉमन नाम दिया गया है रॉयल डिजीज। और ये एग्जाम में आ चुका है कि रॉयल डिजीज कौन से रोग को कहते हैं, हीमोफीलिया को कहते हैं, हीमोफीलिया ए को कहते हैं। ठीक है, आपको इनमें बस ये ध्यान रखना, इनका जो कॉमन नाम है तो ये ध्यान रखना, कौन सा कारक अनुपस्थित है ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो है क्लोटिंग फैक्टर 8 अनुपस्थित है। क्लोटिंग फैक्टर 8 होता है AHG, इसका पूरा नाम है एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन। फैक्टर 8 की अनुपस्थिति के कारण ये रोग होता है। फैक्टर के नाम भी ध्यान रखने, फैक्टर 8 AHG, और AHG क्या है, एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन, एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन AHG। ठीक है, इसकी अनुपस्थिति की वजह से हीमोफीलिया ए होता है और ये सबसे ज्यादा मिलता है। अच्छा, हीमोफीलिया ए में एक अतिरिक्त चीज और है, वो आप अलग से ध्यान रखिएगा कि ये एक एब्सोल्यूट घातकता लीथैलिटी भी दर्शाते हैं। घातकता आपको पढ़ाई गई थी जिसमें 3 प्रकार बताए थे, एब्सोल्यूट लीथैलिटी, सब लीथैलिटी एंड डिलेड लीथैलिटी, और मैंने वहाँ एब्सोल्यूट लीथैलिटी में इसी का उदाहरण बताया था। एक्चुअली हीमोफीलिया का जो अप्रभावी एलील है ये क्लोटिंग फैक्टर तो नहीं बना रहा, लेकिन इस अप्रभावी एलील की वजह से घातकता होती है और ये जीव की मृत्यु कर देता है। लेकिन ये मृत्यु तब करता है जब ये जीव में समयुग्मी अवस्था में आए। एक अकेला अप्रभावी एलील मृत्यु नहीं कर पाता, ध्यान रखिएगा। तो समयुग्मी अवस्था में आने पर ये भ्रूणी अवस्था में ही जीव को मार देगा। अब समयुग्मी अवस्था, ये जीन कहाँ है, एक्स पर, तो समयुग्मी अवस्था कैसे बनेगी, ये ऐसे बनी XH। ठीक, अप्रभावी एलील दोनों एक्स पर, तो फिर भ्रूणी अवस्था में मृत्यु हो जाएगी। इसी को हम एब्सोल्यूट लीथैलिटी कहते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि समयुग्मी अवस्था बनेगी किस में, नर में तो बन नहीं सकती, नर में तो एक ही एक्स होता है, तो वहां तो अर्धयुग्मी अवस्था बनेगी। समयुग्मी अवस्था सिर्फ मादा में बनेगी। और इसीलिए ध्यान रखना, हीमोफीलिया की जो घातकता है वो केवल मादा में दिखाई देती है, नर में नहीं। एक अप्रभावी एलील से मृत्यु नहीं होगी, 2 अप्रभावी एलील चाहिए। और विशेष बात अब देखिए, इस घातकता की वजह से ये हीमोफीलिया ए कभी मानव जीवित मादाओं में नहीं मिलता। मानव की जो लिविंग फीमेल हैं उनमें मिलेगा ही नहीं। जैसे फीमेल का ये संगठन बनेगा, अगर इसका जन्म होता तो इसमें हीमोफीलिया रोग होता, लेकिन रोग से पहले तो इसमें घातकता हो गई और भ्रूणी अवस्था पे मर गया, तो इस बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ। इसलिए हीमोफीलिया से ग्रसित मादाओं का जन्म ही नहीं होता। और मानव पॉपुलेशन में हीमोफीलिया ए हमें सिर्फ नर में मिलता है, मादा में नहीं मिलता। ये बात ध्यान रखना, एक एब्सोल्यूट लीथैलिटी है। अच्छा, घातकता जो मृत्यु का कारण है उसमें क्लोटिंग का कोई काम नहीं है। भ्रूणी अवस्था में वैसे कौन सी क्लोटिंग करनी पड़ी, ये अप्रभावी एलील की एक अलग टॉक्सिसिटी, अलग विषाक्तता है जिसकी वजह से ये घातकता आती है। ठीक है, तो हीमोफीलिया ए में ये अतिरिक्त चीज है। इसलिए हीमोफीलिया ए जो कि पॉपुलेशन में मानव में सबसे सामान्य माना जाता है, लेकिन ये मिलता सिर्फ किस में है, नर में, मादाओं में नहीं। मादा में जब भी इसका रोग आने का जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो जन्म तो बाद में होगा, उससे पहले इसमें घातकता की वजह से मृत्यु हो जाती है, इसलिए ऐसी मादाओं का जन्म नहीं होता, ध्यान रखिएगा। नाउ उसके बाद में दूसरा है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये इसकी तुलना में, ए की तुलना में कम सामान्य है, और ये फैक्टर 9 की अनुपस्थिति की वजह से होता है। फैक्टर 9 है PTH। PTH पूरा नाम है इसका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन।
ठीक है, पीटीएच कहा जाता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टी। इसकी अनुपस्थिति के कारण होगा हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी में किसी प्रकार की कोई घातकता नहीं है, इसलिए हीमोफीलिया बी नर और मादा दोनों में मिलता है। हालांकि ये होता ही बहुत कम है। जो सामान्यता होता है वो ए है, लेकिन वो नर में होता है, मादा में नहीं, क्योंकि यहाँ घातकता भी साथ में है। ठीक है, इसके बाद एक अत्यंत विरल प्रकार का हीमोफीलिया सी भी मिला है। ये इन दोनों की तुलना में बहुत ही रेयर है। ठीक है, हीमोफीलिया सी फैक्टर 11 की अनुपस्थिति के कारण होता है। तो ये फैक्टर 8 की अनुपस्थिति, फैक्टर 9 की और फैक्टर 11 की अनुपस्थिति। फैक्टर 11 जो है इसका नाम है पीटीएच एंटीसीडेंट, मतलब पीटीएच तो वही है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। इसकी अनुपस्थिति से हीमोफीलिया सी होता है। लेकिन एक और बात, इस पीटीएच मतलब फैक्टर 11 का जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर नहीं होता, वो ऑटोसोम पर होता है। इसलिए हीमोफीलिया सी जो है ये एक ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है, ऑटोसोमल रिसेसिव रोग है, ये एक्स संलग्न नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा कि हीमोफीलिया कई प्रकार के हैं, क्योंकि प्रोटीन फैक्टर कई सारे हैं। अब उनमें से जिन के जीन एक्स गुणसूत्र पर होंगे वही ने एक्स लिंक होंगे। ठीक है, अब हीमोफीलिया ये फैक्टर 11 का जीन ऑटोसोम पर होता है, तो ये हीमोफीलिया ऑटोसोमल है। तो कोई पूछे भाई हीमोफीलिया ऑटोसोमल भी हो सकता है? जी हाँ, हालांकि ये बहुत ही विरल है। ठीक है, मानव जनसंख्या में बहुत कम मिले हैं। जो सबसे ज्यादा मिलते हैं ये हीमोफीलिया लिंग संलग्न एक्स संलग्न है। इसलिए हम हीमोफीलिया को ज्यादातर केस में एक्स संलग्न अप्रभावी रोग कहते हैं। ये बाकी बहुत रेयर केस में होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार ध्यान रखिएगा। तीनों के कॉमन नेम, दोनों के रॉयल डिजीज, क्रिसमस डिजीज, ये दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। कौन सा किस कारक की वजह से हो रहा है ये पूछा जाता है, कारकों के नाम पूछे जाते हैं, और एक एब्सोल्यूट लीगलिटी वाला मामला भी जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हीमोफीलिया जब क्वेश्चन में आता है तो जीनोटाइप बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं जैसे कलर ब्लाइंडनेस के बनाए गए थे। हीमोफीलिया की जीनोटाइप भी वैसे ही बनेंगे। ठीक है, X+X+ वही संयुग्मी प्रभावी जो XX भी लिख सकते हैं, सामान्य रहेंगी महिला। और X+XH जो है ये H जो होगा ये सामान्य, लेकिन ये वाहक रहेंगी। ठीक है, ये वाहक होंगी, इनमें रोग नहीं होगा, लेकिन ये रोग का एक अलील लेके चलेंगी XH। और जब XH अवस्था आ जाएगी तो फिर भ्रूणीय अवस्था में मृत्यु हो जाती है। ये हीमोफीलिया ए के अनुसार मान रहे हैं। अगर हीमोफीलिया बी हुआ तो फिर ऐसी अवस्था में हीमोफीलिया मादा में हो जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन में हीमोफीलिक मादा डी है तो गलत मत समझिएगा, यूं मान लीजिएगा वो हीमोफीलिया बी है, ए वाला नहीं है। ठीक है, नर में तो खैर 2 ही कॉम्बिनेशन है, X+Y जो कि सामान्य नर और XHY हीमोफीलिक नर होंगे, कोई यहाँ वाहक वाली अवस्था नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, मैंने आपको ये 2 रोग बताए। इन दोनों पर वैसे भी कोई काफी क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी में भी इस पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वहां से भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और इनके जो प्रकार हैं वो ध्यान रखने हैं, लक्षण क्या है वो ध्यान रखने हैं, और इनके जीनोटाइप। ठीक है, तो ये तो हमने लिंग संलग्नता और कुछ लिंग संलग्न लक्षण पढ़े। लिंग संलग्नता के प्रकार बता रहा था मैं पिछली बार, एक्स संलग्नता, वाई संलग्नता, XY संलग्नता, और ये दोनों एक्स संलग्नता के उदाहरण। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अक्सर आते हैं माता पिता या किसी मानव किसी परिवार का एक उदाहरण लेकर के कि इसके पिता वैसे थे ऐसे थे, तो संततियों में क्या आएगा। तो आपको थोड़ा वंशानुगति पर आधारित क्वेश्चन करना आना चाहिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे में आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन में दी गई चीज़ों के आधार पर जीनोटाइप तय करना है और क्रॉस करना है, और जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसा करना बहुत आसान चीज़ है। मैं आपको AIPMT में ही पूछे गए विगत सालों के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको कैसे करने हैं वो भी देखिए। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले एक सामान्य सा क्वेश्चन लेते हैं, किसी परिवार के दोनों पेरेंट्स सामान्य हैं। अब मान लो हमें दे रखा है कि दोनों के दोनों पेरेंट्स जो हैं सामान्य हैं, दोनों पेरेंट्स सामान्य हैं, किंतु दोनों के पिता वर्णांध थे, यानी कि दोनों पेरेंट्स यानी कि माता और पिता, इनके फिर जो पिता थे वो वर्णांध थे। दोनों पेरेंट्स के पिता वर्णांध थे, तो इनके वर्णांध पुत्री होने की क्या प्रायिकता होगी। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों सामान्य पेरेंट्स के वर्णांध पुत्री होने की क्या प्रायिकता होगी। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दोनों पेरेंट परिवार के जो हैं वो सामान्य हैं, तो हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है हम तो वो लिख रहे हैं कि दोनों पेरेंट सामान्य मतलब माता और पिता दोनों सामान्य हैं। ठीक है, लेकिन दोनों के पिता मतलब पिता के पिता भी वर्णांध हैं और माता के पिता भी वर्णांध हैं। वर्णांध पिता का क्या जीनोटाइप होगा, XCY। ठीक है, और इधर भी XCY होगा। ठीक है,
अब अगर पिता के पिता वर्णांध हैं तो क्या ये पिता सामान्य हो सकते हैं? देखिए, नर के सामान्य होने का तो एक ही जीनोटाइप है, प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ कोई बात नहीं, ठीक है। और क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पिता वर्णांध है फिर भी ये सामान्य? बिल्कुल हो सकता है। पिता से पुत्र में, ये तो इनका पुत्र हो गया ना, तो पिता से पुत्र में तो क्या गया, वाई जाएगा। पिता से पुत्र में तो वाई जाता है, पिता का एक्स तो पुत्री में जाता है, याद है, ठीक है। तो बिल्कुल ये वर्णांध होते हुए भी पिता सामान्य हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे तो वैसे भी इनको वाई मिलना है, एक्स तो इनको इनके माता से मिला होगा, ठीक है। अब ये महिला भी सामान्य है, इनके पिता लेकिन क्या है, वर्णांध। अब किसी भी पुत्री में पिता का भी तो एक एक्स गुणसूत्र तो आएगा ना, तो इसका मतलब ये महिला सामान्य है, लेकिन पिता से एक्स सी आया तो ये वाहक हुई। तो इस संबंध से हमें सबसे पहले ये पारिवारिक संबंध दिया गया है कि दोनों के पिता वर्णांध देने के पीछे वजह यही है कि ताकि आप इन दोनों का जीनोटाइप बता सको, ठीक है। इसका मतलब जो पिता है, नर है, वो तो क्या पूरी तरह से सामान्य, और जो महिला है वो वाहक रहेगी। कभी भी ध्यान रखिए, किसी यूं लिखा जाए कि किसी सामान्य महिला के पिता वर्णांध थे अर्थात महिला वाहक है। अब क्या ये क्रिस क्रॉस वाली चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना। अब ये वाहक हो गई। हमसे प्रश्न पूछा है कि अब इनके वर्णांध पुत्री होने की प्रायिकता। देखिए, वर्णांध पुत्री कब होगी, जब उसके दोनों एक्स पर अप्रभावी एलील हो, ठीक है। अब ऐसे में चलिए, माता तो वाहक है तो माता से ये आ भी जाएगा, लेकिन पिता के अंदर तो ऐसा कोई एक्स है ही नहीं, तो ये कैसे आएगा? सिंपल सी बात है कि वर्णांध पुत्री होने की कोई प्रायिकता नहीं होगी, 0% प्रायिकता, क्योंकि वर्णांध पुत्री के लिए दोनों एक्स पर अप्रभावी एलील चाहिए। माता तो चलो वाहक है तो वहां से ले भी आएंगे, पिता से तो नहीं आएगा, पिता तो सामान्य और उनमें एक ही एक्स होता है। इसलिए यहाँ पर वर्णांध पुत्री आने की प्रायिकता कितनी हुई, 0%। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है, और कभी भी एक्स संलग्न अप्रभावी रोग पुत्री में केवल तभी आता है जब पिता में पहले रोग हो। पिता के सामान्य रहते हुए ये रोग पुत्री में आ ही नहीं सकता। अब ये मैंने क्या क्रिस क्रॉस के आधार पर निष्कर्ष दिया है। अगर पिता सामान्य है अर्थात पिता के एक्स पर प्रभावी एलील है, रोग अप्रभावी, हम केवल बात कर रहे हैं एक्स संलग्न अप्रभावी रोग, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, हर किसी रोग में नहीं। तो पिता अगर सामान्य मतलब एक्स पर प्रभावी एलील है, और पिता का ये एक्स पुत्री में जाने जाना, तो पुत्री में तो प्रभावी एलील गया। अब माता से भले अप्रभावी आ भी जाए, लेकिन पुत्री में रोग नहीं होगा, वो वाहक हो सकता। रोग तो तभी होगा जब पिता से भी रोग वाला ही अप्रभावी एलील आए, और पिता से अप्रभावी एलील आने का मतलब पिता के पास तो एक ही एक्स था, तो पहले पिता रोगी होने चाहिए। तो बड़ी आसान सी बात है, कभी भी क्वेश्चन में परिवार में पिता अगर सामान्य दिया है और एक्स संलग्न अप्रभावी रोग की बात चल रही है, तो तय मानिएगा अगर पिता सामान्य है तो सारी पुत्रियां सामान्य होंगी। पुत्रियां वाहक हो सकती है लेकिन रोग नहीं होगा, वो सामान्य दिखेंगी। तो यहाँ पुत्री में रोग आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0%। और ये जो मैंने कंसेप्ट बताया ये याद रखिएगा, आगे भी काम आएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, किसी महिला के एक्स गुणसूत्रों पर 2 अलील वर्णांधता के व 1 अलील हीमोफीलिया का है, ठीक है। और जैसा का है वैसा लिख लेते हैं। चलिए, ये महिला है, महिला में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे, तो ये कह रही 2 अलील क्या वर्णांधता के हैं, तो ये एक्स सी और ये एक्स, और 1 अलील हीमोफीलिया का है। तो इनमें से किसी पर भी एक हीमोफीलिया का अलील भी लिख लो, एक्स गुणसूत्र, ये महिला का जीनोटाइप है। दोनों एक्स पर वर्णांधता के दोनों अलील, और हीमोफीलिया का 1 अलील है तो किसी भी एक एक्स पर, ठीक है। एक्स गुणसूत्र पर तो कई सारे जीन है, 2 भी एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। यदि यह महिला किसी सामान्य पुरुष से विवाह करती है, ये सामान्य पुरुष से इसका विवाह, ठीक है, तो इनके पुत्रों में दोनों रोग के आने की प्रायिकता क्या होगी? पुत्रों में दोनों रोग आने की प्रायिकता, हम इस क्रॉस को कर लें, बस आपको ये जीनोटाइप बनाने में इस भाषा का सही इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इसका अगर हम गैमेट बनाते हैं तो इसमें एक गैमेट तो ये बना और एक गैमेट ये दोनों अलील वाला एक्स बना। इधर भी यहाँ पर क्या हुआ, ये एक्स और ये वाई। तो पुत्र कैसे कैसे बनेंगे, देखिए, माता से अगर एक्स और पिता का वाई आता है तो ये एक पुत्र बनाना एक्स सी वाई, ठीक है। इधर ये वाला एक्स और ये वाई के साथ भी क्या बनेंगे, एक्स सी एच वाई। हालांकि इसमें 2 पुत्रियां भी रहेंगी, जैसे एक्स सी एक्स, और एक पुत्री ये बनेंगी एक्स सी एच एक्स। ये दोनों तो पुत्रियां हो गई। बात हो रही है सिर्फ पुत्रों की, ठीक है। तो हम सिर्फ पुत्रों में से आंसर देंगे, ठीक है।
इनके पुत्रों में दोनों रोग के आने की प्रायिकता क्या हुई। तो आप देखिए ये वाला जो पुत्र है ये तो क्या है XCY, मतलब ये तो क्या है, इसमें तो केवल कलर ब्लाइंड भी है, कलर ब्लाइंड ही है, लेकिन इसमें C और H दोनों है तो ये कलर ब्लाइंड भी है और हीमोफिलिक भी है। ठीक है, तो आप देखिए दो में से ये एक संभावना बन रही है, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ रही है 1/2 50%। पुत्र में से देनी है, ध्यान रखना, टोटल में से गिनोगे तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन पुत्र पहले कह दिया पुत्रों में से देनी है, तो पुत्रों में इनके दोनों रोग के आने की प्रायिकता कितनी होगी 50% संभावना। ठीक है, पुत्रों में से कहा जा रहा है। संततियों की बात करते तो फिर आंसर अलग होता है, लेकिन पुत्र पहले कह दिया तो पुत्र में तो 50% संभावना है, क्योंकि 50% पुत्र ऐसे होंगे जो सिर्फ कलर ब्लाइंड होंगे, 50% ऐसे आएंगे जो कलर ब्लाइंड और हीमोफिलिया दोनों। ठीक है, तो ये 50, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव भी है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं बस इसमें, इसका आंसर होगा 50%। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यदि एक व्यक्ति जिसके पिता वर्णांध थे, तो हम एक व्यक्ति लिख लें, ठीक है, और देखिए व्यक्ति लिखा है, सामान्य वर्णांध कुछ नहीं लिखा, मतलब हम सामान्य लेंगे। ठीक है, इसके पिता वर्णांध थे तो इसके पिता भी बना दें, ये वर्णांध पिता हो गए। इसके का विवाह एक महिला से होता है जिसके पिता सामान्य और माता वर्णांध थी। अब देखिए इसका विवाह जो है एक महिला से किया जा रहा है, और इस महिला के जो पिता थे ये तो वर्णांध, सॉरी महिला के जो पिता थे ये तो सामान्य थे, और महिला की माता जो है ये वर्णांध थी। ठीक है, और इन दोनों से ये पुत्री हुई। हमें इनके माता पिता के संबंध दिए हैं। देखिए ये व्यक्ति के पिता अगर वर्णांध भी हैं तो भी व्यक्ति सामान्य होगा, क्योंकि पिता से पुत्र में तो वैसे भी वाय आएगा, तो इसके पिता अगर वर्णांध भी हैं तब भी इसका जीनोटाइप तो यही रहेगा, सामान्य वाला। अच्छा, महिला जो है ये सामान्य है, लेकिन इनके पिता सामान्य, माता वर्णांध है, तो इसका मतलब पिता से तो एक से आया, एक माता से आएगा, तो ये क्या, इसको क्या बनाना पड़ेगा, हमें वाहक बनाएंगे इसको। ठीक है, तो इसमें हम XXC कर दें, ये वाहक हो। ठीक है, तो इनके माता पिता के जो हमें संबंधी, इससे हमें इनके जीनोटाइप पता चले। अब इसका मतलब ये महिला वाहक है, ये पुरुष जो है बिल्कुल सामान्य है। अब क्या कहा, इनके पुत्रों में वर्णांधता होने की क्या प्रायिकता होगी। फिर पुत्रों में पूछा गया, ये भी IPMT का ही क्वेश्चन है। देखिए पुत्रियां जो बनेगी इनकी, एक तो बनेगी ये वाहक वाली और एक बनेगी ये सामान्य, ये तो दो पुत्रियां हो गई। पुत्र में क्या आएगा, देखिए इधर से तो Y और इधर से X, तो एक तो सामान्य पुत्र और ये XCY यानी कि ये वर्णांध पुत्र। तो पुत्रों में यह प्रायिकता कितनी हो, इसकी 50% हो जाएगी। फिर से पुत्रों में से देनी है, तो वर्णांधता या पुत्र में होने की प्रायिकता कितनी हो रही है 50%। ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से और बड़ा आसानी से किए जा सकते हैं। एक और देखिए, अभी रिसेंटली पूछा गया, पिछले 1-2 साल पहले की क्वेश्चन की बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया, वर्णांध व्यक्ति का विवाह महिला से होता है जिसके परिवार में कोई वर्णांधता नहीं है। अर्थात ये व्यक्ति वर्णांध है, ये तो हमें गिवन है, और महिला सामान्य है, और साथ में कह दिया गया कि इसके परिवार में कोई वर्णांधता नहीं है। मतलब ये महिला को पूरी तरह से सामान्य लेना, वाहक भी नहीं लेना है। जब वैसे भी सामान्य महिला लिखा जाता है तो पहले पूरा ही सामान्य लीजिए, वाहक होगा तो वो वाहक के हिसाब से कुछ संबंध देगा। ठीक है, अब क्या पूछा, इनके पोते में वर्णांधता। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, इनके पोते में वर्णांधता होने की प्रायिकता पूछी। अभी तक मानव के जितने क्वेश्चन है उनके पुत्र पुत्रों की बात होती है। पुत्र पुत्रियों का मतलब है एक पीढ़ी, F1 पीढ़ी कह सकते हो, लेकिन पोते का मतलब ये दूसरी पीढ़ी हो गई। तो इनके पोते में वर्णांधता की बात की जा रही है। ठीक है, पोता नॉर्मली हम किसे कहते हैं, बेटे के बेटे को कहते हैं। तो पहले जरा हम इनके बेटे बेटी देखें, इनके पुत्र पुत्रों में क्या होगा। देखिए इनके जितनी भी पुत्रियां होंगी, इनकी पुत्रियां जो है वो सारी की सारी क्या होंगी, वाहक हो जाएंगी, क्योंकि माता सामान्य है और जो है वर्णांध व्यक्ति है, ये हो गया। ठीक है, और पुत्र जो होंगे, पुत्र जो है पूरी तरह से सामान्य ही बनेंगे, दोनों पुत्रों की स्थिति सामान्य है। लेकिन ये तो इनके पुत्र पुत्री हैं। अब अगर हम पोते की बात करें तो अब इनके आगे चलना है, और बेटे का बेटा चाहिए, तो ये इनके पुत्र हैं। अब इन पुत्रों का विवाह, देखो ऐसे केस में इनके विवाह की भी बात करनी पड़ेगी, तो हम वो सामान्य से लेंगे। जब तक कुछ कहा न जाए चीजें सामान्य ली जाती है। अब ये इन पुत्रों का विवाह भी हम मान लेते किससे हुआ, सामान्य महिला से।
अब इनके पुत्रों का विवाह अगर सामान्य महिला से हुआ तो वो भी सामान्य और पुत्र भी सामान्य है, तो यहाँ पर इनके पुत्रों के अंदर तो 0% संभावना हुई वर्णांतता आने की। ठीक है, और वैसे भी पोते कहा गया तो बेटे के बेटा ही लेंगे हम। तो इनके जो ये दोनों पुत्र हैं, इनका विवाह हमने ये माना है कि सामान्य महिला से। ठीक है, और उनके पुत्रों में फिर 0% चांस होगा। ठीक है, तो इनमें से अगर इसको पूरा भी करें कि कहीं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो किसी भी एक पुत्र का विवाह सामान्य महिला से कर लो, और ऐसे केस में सामान्य ही आएंगे पुत्र, वर्णांध पुत्र आने की संभावना क्या हो जाएगी? 0%। हाँ, पुत्रियों की अगर बात करते तो पुत्रियां क्योंकि वाहक हैं, अगर इनका विवाह सामान्य व्यक्ति से भी करते तो भी 50% पुत्रों में फिर वर्णांधता आने की संभावना थी, क्योंकि ये खुद वाहक हैं। यहाँ तो पुत्र तो खुद ही सामान्य है, और इनका विवाह अगर हम सामान्य महिला से करेंगे तो सभी सामान्य आएंगे, वर्णांधता आने की कोई संभावना नहीं। इधर तो 0% चांस आएगा पोते में। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको 3-4 क्वेश्चन बताए जो भी पिछले कुछ 3-4 सालों में ही AIPMT नीट वगैरह में पूछे गए हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको और भी एग्जाम में या मॉड्यूल में क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी उसको ढंग से पढ़ें, जो संबंध दिया उसके आधार पर जीनोटाइप तय करें, और जो पूछा गया उसकी प्रायिकता रेशो बता सकते हैं। तो ये हमारा पूरा जो टॉपिक था ये लिंग संलग्नता था। लिंग संलग्नता में मुख्य बात थी, लिंग संलग्नता में एक तो अर्धयुग्मी प्रकार का जीनोटाइप और एक क्रिस क्रॉस प्रकार की वंशानुगति। बाकी लिंग संलग्न रोगों के कुछ उदाहरण दिए हमने, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया को थोड़ा और विस्तृत रूप से पढ़ा है, और उन्हीं के आधार पर क्रिस क्रॉस वंशानुगति के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन किए। ठीक है, तो ये पूरा हमारा लिंग संलग्नता वाला पार्ट था। जब भी किसी लक्षण को लिंग संलग्न लक्षण कहा जाए, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लक्षण का जीन कहाँ है? लिंग गुणसूत्रों पर, वो लिंग गुणसूत्रों से संलग्न है। समझ में आई बात? ठीक है, इससे मिलती जुलती 2 टर्म है जो कई बार कंफ्यूज करती है क्वेश्चन में। छोटी छोटी 2 चीजें और देखिए, तो इससे मिलती जुलती एक चीज है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। अभी हम पढ़ रहे थे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, अब है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। हम पढ़ रहे थे लिंग संलग्न लक्षण, ये है लिंग सीमित लक्षण। बिल्कुल नाम में जरा सा अंतर है। तो कभी कभी क्वेश्चन ध्यान से भी देख लीजिएगा कि कहीं ये सेक्स लिंक्ड की बजाय लिमिटेड तो नहीं लिखा है। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। ये ऐसे विशिष्ट लक्षण हैं जो किसी एक ही लिंग में मिलते हैं, एक लिंग तक सीमित रहने वाले लिंग सीमित लक्षण। या तो ये लक्षण नर में मिलेंगे तो मादा में नहीं मिलेंगे, मादा में जो लक्षण मिलेंगे वो नर में नहीं मिलेंगे। ऐसे लक्षण जो केवल किसी एक लिंग में, या तो नर में या मादा में हो, उन्हें लिंग सीमित लक्षण कहते हैं, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर कहते हैं। और ये लिंग संलग्न लक्षणों से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, तो इनकी तो परिभाषा तो ये जो केवल किसी एक लिंग में, या तो नर में या मादा में पाए जाते हैं। अब देखिए इनकी विशेष बात क्या है, इनके जीन ऑटोसोम पर होते हैं। इन लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्रों पे नहीं है, जबकि एक लिंग में है दूसरे में नहीं है। लेकिन ये जो लक्षण होते हैं अब ये नर के अलग हैं, मादा में नहीं होंगे, मादा के जो है वो नर में नहीं होंगे। इन लक्षणों का फायदा ये है कि इससे आप नर मादा पहचान पाओगे। और किसी भी जाति में लैंगिक द्विरूपता आती है, नर के कुछ लक्षण आप देखो हर जाति में, मानव में भी ले लो, नर और मादा को खड़ा कर दीजिए तो कुछ तो ऐसे लक्षण है जो केवल मादा में है, कुछ ऐसे जो केवल नर में है। और ये उन्हीं लक्षणों की वजह से हम नर मादा पहचान पाते हैं। ठीक है, तो अब देखो नर मादा पहचानने का मतलब लिंग निर्धारण है, लेकिन लिंग निर्धारण का ये जीन ऑटोसोम पर है, ये एक्स गुणसूत्रों पर नहीं। इनके जीन ऑटोसोम पर है। अब आप देखो जीन ऑटोसोम पर होने का क्या मतलब हुआ, ऑटोसोम तो नर और मादा दोनों में समान होते हैं, खाली लिंग गुणसूत्रों का ही तो अंतर है। और जब ऑटोसोम पर कोई चीज है तो वो नर में भी होगी, वो मादा में भी होगी। अर्थात इन लक्षणों के जीन, इनके जीन नर व मादा दोनों में पाए जाते हैं। ये है खास बात कि जीन तो दोनों में है, लक्षण किसी एक में दिखता है। अर्थात किसी एक में जीन है लेकिन लक्षण नहीं आता। और हमने आपको बहुत पहले कहा था कि केवल जीन हो जाने से लक्षण आ जाए इसकी गारंटी थोड़ी। जीन होने के बाद वो जीन एक्सप्रेस भी तो होना चाहिए, तभी तो लक्षण बनेगा। ऐसे केस में क्या हो रहा है, ये लक्षण नर में आ रहे, मादा में नहीं आ रहे, बट मादा में उसका जीन है लेकिन वहां वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा। कोई लक्षण नर मादा में आ रहा, नर में नहीं आ रहा, लेकिन नर में वो जीन है, वहां एक्सप्रेस नहीं हो रहा। तो यहाँ जो है जीन दोनों में होते हैं, लक्षण एक ही में आता है। और ऐसे जीन का प्रदर्शन सेक्स हार्मोन, लिंग हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। दरअसल ये पूरे लक्षण सेक्स हार्मोन से नियंत्रित होते हैं। हम पढ़ते हैं मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, मानव की बात करें तो।
ऐसे फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो नर में और मादा में लिंग हार्मोन अलग अलग होते हैं। अब देखिए हमारे अलग अलग तरह के जीन के लिए प्रदर्शन के लिए अलग अलग स्थितियां चाहिए। मैंने बहुत पहले कहा था चैप्टर की शुरुआत में कि हर जीन को अपने प्रदर्शन के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां चाहिए। किसी को वातावरणीय परिस्थिति चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो हमारे शरीर में ऐसे भी कुछ जीन हैं जो हार्मोन से प्रदर्शित होते हैं, वो भी सेक्स हार्मोन से। अब अगर कोई जीन एंड्रोजन से प्रदर्शित होता होगा, एंड्रोजन ही उसको प्रदर्शन शुरू करता होगा, तो आप देखिए वैसे तो मेल और फीमेल दोनों हार्मोन सब में होते हैं। कोई नर है तो उसमें भी थोड़ा बहुत फीमेल हार्मोन और फीमेल में नर हार्मोन हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो ज्यादा होगा उसी के आधार पर काम होगा। अब अगर कोई जीन मान लीजिए मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन से प्रदर्शित होता है, तो वो जीन नर में तो आसानी से लक्षण बना, क्योंकि नर में तो एंड्रोजन स्रावित होंगी, लेकिन वो मादा में लक्षण नहीं बना पाएगा क्योंकि मादा में एंड्रोजन नेग्लिजिबल होते हैं। अगर कोई जीन मादा हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से प्रदर्शित होता हो तो वो मादा में तो लक्षण बना लेगा, वो नर में नहीं बना पाएगा। तो अपने आप ये लक्षण किसी एक में दिखेंगे, एक में नहीं दिखेंगे। दरअसल इन लक्षणों का, इन जीन का पूरा नियंत्रण किसके हाथ में? हार्मोन, वो भी सेक्स हार्मोन। तो जिसमें जो सेक्स हार्मोन होगा उससे संबंधित जीन प्रदर्शित हो जाएंगे, दूसरे नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए ये लक्षण किसी एक में मिलते हैं। अगर मैं इनके उदाहरण की बात करूं तो इनके उदाहरण हमें मिलते हैं, जैसे मानव में मैं अगर बात करूं तो मानव में जितने द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो सभी इसी के उदाहरण हैं। ठीक है, ये अब आप लैंगिक या जो जनन तंत्र जब पढ़ेंगे मानव का तो उसमें देखेंगे प्राइमरी कैरेक्टर सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं। हमारे कुछ द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं जो नर मादा पहचानने में भी काम आते हैं। ये सब के सब लिंग सीमित लक्षण है, इनके जीन ऑटोसोम पर हैं। जैसे आप देखिए नर में दाढ़ी मूंछ का होना, अब ये नर में है, मादा में नहीं है। ठीक है, मादा में स्तनों का विकास, तो मादा में जिस तरह से ब्रिस्ट बनते हैं इस तरह से नर में नहीं बनते हैं। फिर नर में भारी आवाज का होना, अब नर और मादा में आप देखो आवाज का अंतर है, नर की आवाज थोड़ी भारी होती है, ये हार्मोन की वजह से। ठीक है, नर और मादा में मांसपेशियों के विकास का अंतर, नर में जिस तरह से मसल्स बनती है मादा में थोड़ी उतनी नहीं बनती है, इनमें अंतर है। ऐसे और भी कई छोटे छोटे अंतर हैं जो नर और मादा में होते हैं। ये सारे जो हैं इनके जीन, इन लक्षणों के जीन ऑटोसोम पर हैं और ये हार्मोन द्वारा ही प्रदर्शित होते हैं। इसलिए ये नर वाले नर में बनेंगे, मादा वाले मादा में बनेंगे, हालांकि जीन सब में होंगे। केवल मानव की बात नहीं हो रही है, अन्य जीवों में भी देखा गया है। जैसे हिरण का एक उदाहरण ले सकते हो, नर हिरण में एंटलर्स, एंटलर्स जो होते हैं हिरण के सींग को कहते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं जो एंटलर्स होते हैं जिनको हिरण के ये सींग है और ये केवल नर में मिलते हैं। इसके आधार पर हिरण को पहचानना आसान है, नर कौन है मादा कौन। जिनके सींग है वो नर है, बिना सींग वाले मादा है। अब ये हार्मोन से नियंत्रित होता है, इसलिए सिर्फ नर हार्मोन से ये जीन प्रदर्शित होता है, तो नर में दिखता है ये लक्षण, मादा में नहीं दिखता है। मादा में जीन होता है देखिए। ठीक है, और एक और चीज है पिकॉक में, मोर के पिकॉक के जो बड़े बड़े आकर्षक रंगीन पंख होते हैं जिनको ये फैलाते हैं, नाचते रहते हैं, ये जो हैं ये भी लिंग सीमित लक्षण। ठीक है, और ये किस में मिलते हैं? जब पिकॉक कह रहे हैं, पिकॉक मतलब मोर, ये नर में मिलते हैं। आप देखिएगा जो मोरनी होती हैं, जो मादा होती हैं, उनमें इतने बड़े और आकर्षक रंगीन पंख नहीं होते हैं। जो कलरफुल बड़े बड़े रंगीन पंख हैं वो नर में मिलते हैं, मादा में नहीं मिलते हैं। ऐसे और भी पक्षियों में और सरीसृपों में, स्तनधारियों में कई सारे लक्षण हैं जो नर के अलग है, मादा के अलग हैं। ठीक है, और ये सब के सब जो हैं ये हार्मोन द्वारा नियंत्रित होने वाले लिंग सीमित लक्षण हैं। तो जीन ऑटोसोम पर हैं, ये लिंग संलग्न लक्षण नहीं है, ये लिंग सीमित लक्षण हैं जिनके जीन ऑटोसोम पर हैं, लेकिन ये किसी एक लिंग तक ही सीमित रहते हैं। अच्छा, इस बात का हमें प्रमाण भी मिलता है कि जीन दोनों के पास है। जो हम बार बार कह रहे हैं कि जीन तो सब में, लक्षण एक में आएगा। कभी कभी क्या होता है मानव में भी और अन्य जीवों में भी अगर लिंग हार्मोन का असंतुलन हो जाए, मैंने आपको कहा था कि मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी दोनों में दोनों तरह के हार्मोन बनने की क्षमता होती, लेकिन मेल में मेल हार्मोन ज्यादा बनते हैं, फीमेल नगण्य होते हैं। फीमेल में फीमेल हार्मोन ज्यादा बनते हैं, मेल का हार्मोन नगण्य, लेकिन बन दोनों सकते हैं। अब अगर कभी किसी व्यक्ति में हार्मोनल असंतुलन का रोग हो जाए, ये एक तरह का रोग होता है कि हार्मोनल असंतुलन हो जाता है, और अगर मान लो नर में मादा हार्मोन का लेवल थोड़ा बढ़ गया तो नर के अंदर भी मादा जैसे लक्षण आने लगते हैं, या मादा में नर का हार्मोन लेवल बढ़ गया तो वहाँ वैसे लक्षण आएंगे। कई बार आप देखोगे नर में मादा के लक्षण, मादा में नर के लक्षण का आना, हार्मोन के सांद्रता का असंतुलन होते ही ये जीन थोड़ा थोड़ा प्रदर्शित भी हो गए।
इसी से साफ दिख रहा है कि अगर हार्मोन संतुलन चेंज होता है तो लक्षण आ रहे हैं, इसका मतलब जीन तो था ना इनके पास। जैसे मानव में से दो रोग हैं, एक होता है सूडो हर्मोफ्रोडिज्म जिसको हिरसुटिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर फीमेल में मेल करेक्टर आ जाते हैं, ठीक है, फीमेल में मेल करेक्टर बनना, इसमें फीमेल में मेल हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, थोड़ी बहुत दाढ़ी मूछ आने लगती है, इस तरह की चीजें। ऐसे ही एक होता है गायनोकोमेस्टिया, ये जो रोग है इसमें नर में मादा लक्षण का आना, ठीक है। तो कुछ नर में मादा लक्षण का आना और मादा में नर का लक्षण का आना, ये जो दोनों चीजें ये हार्मोन असंतुलन की वजह से होती है। और ये इस बात का प्रमाण है कि लिंग सीमित लक्षणों के जीन दोनों में होते हैं और वो हार्मोन की वजह से उनका प्रदर्शन एक में होगा, एक में नहीं होगा। और अगर हार्मोन में असंतुलन है तब दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो लिंग संलग्न लक्षण बिल्कुल अलग है, लिंग सीमित लक्षण बिल्कुल अलग है, नाम मिलता जुलता है। एक और देखिए, तीसरी एक और कैटेगरी है यहाँ पर, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, लिंग प्रभावित लक्षण, ये भी इनसे मिलता जुलते हैं। लिंग प्रभावित लक्षण, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, ये जो होते हैं, ये जो विशिष्ट लक्षण है, ये मेल व फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। ये लक्षण दोनों में पाए जाएंगे, बस अंतर इतना है कि एक में बहुत आसानी से मिलेंगे और दूसरे में उतने ही विरल रूप से मिलेंगे। लिंग सीमित लक्षण क्या था, एक ही में मिलेंगे, दूसरे में आएंगे ही नहीं। नर में होंगे तो मादा में नहीं, मादा में होंगे तो नर में नहीं, ये दोनों में आते हैं। ये लक्षण दोनों में पाए जाएंगे, किंतु एक में आसानी से मिलेंगे और दूसरे में ये विरल रूप से मिलेंगे, ठीक है। इनके जीन भी ऑटोसोम पर ही, हालांकि ये तो लक्षण भी दोनों में आ रहे हैं, जीन ऑटोसोम पर हैं और जीन दोनों में पाए जाते हैं। तो लिंग सीमित लक्षण और लिंग प्रभावित लक्षण में अंतर क्या हुआ, लिंग सीमित लक्षण एक लिंग तक ही सीमित है और ये दोनों में आता है, बस एक में ज्यादा और एक में कम आता है। एक्चुअली इन जीन का जो प्रदर्शन है, ऐसे लक्षणों के जीन का प्रदर्शन, यहाँ भी सेक्स हार्मोन का रोल है, लेकिन प्रदर्शन सेक्स हार्मोन की उपस्थिति से प्रभावित होता है। पहले क्या लिखा था, नियंत्रित होता है। प्रदर्शन का नियंत्रण मतलब प्रदर्शन हार्मोन ही करेगा, नहीं तो नहीं होगा। और हार्मोन द्वारा प्रभावित होने का मतलब है जीन अपना काम कर रहा, हार्मोन ने आके उसके अपने प्रभाव से थोड़ा बदल दिया। तो यहाँ केवल हार्मोन का प्रभाव है, ठीक है, और वहां नियंत्रण है, इसलिए वहां तो हार्मोन से ही प्रदर्शन तय होगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यह हार्मोन की वजह से प्रदर्शन में अंतर आ जाएगा। तो यहाँ हार्मोन द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझें इसको, मानव में एक लक्षण होता है पैटर्न बाल्डनेस, जिसको हम कहते हैं मानव में गंजापन, प्ररूपकीय गंजापन। गंजापन का लक्षण आनुवंशिक होता है, हालांकि गंजापन कई तरह के होते हैं, लेकिन जो आनुवंशिक होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। और इसका जो जीन है ये ऑटोसोम पर है। और विशेष बात देखिए, इसके जीन के प्रभावी एलील से गंजापन होता है। गंजापन होना प्रभावी है और सामान्य होना अप्रभावी है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि अच्छे लक्षण हमेशा प्रभावी से ही आए, कभी कभी अप्रभावी से भी आ सकते हैं। तो ये एक तो जीन ध्यान रखें। अब आप देखिए, इसके 3 जीनोटाइप बनते हैं, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ठीक है। हमने देखा कि इन तीनों जीनोटाइप का अगर मैं नर और मादा में लक्षण देखूं, तो नर में अगर हमने देखा तो नर में कैपिटल बी में गंजापन आएगा, ठीक है। कैपिटल बी स्मॉल बी विषम युग्मी में भी, क्योंकि कैपिटल बी प्रभावी है और स्मॉल बी वाला सामान्य बनेगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली ये जो कैपिटल बी जीन है ये मादा हार्मोन से संदमित होता है। कैपिटल बी जो गंजेपन का जीन है फीमेल हार्मोन से सप्रेस होता है। अब क्योंकि नर के अंदर तो फीमेल हार्मोन है ही नहीं, तो ये जीन अपना सामान्य रूप से काम कर रहा है। लेकिन फीमेल के अंदर मैं बात करूं यही जीनोटाइप, तो कैपिटल बी होने पर तो फीमेल में भी गंजापन ही आएगा। माना कि ये जीन कैपिटल बी फीमेल हार्मोन से संगमित होता है, लेकिन अगर दोनों ही जीन कैपिटल बी हैं अपने पास, तब तो फिर गंजापन ही बनेगा, हार्मोन का इतना प्रभाव नहीं दिखेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विषम युग्मी है, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी, और अगर वो मादा है तो मादा हार्मोन इस कैपिटल बी को संदमित कर देता है और ये विषम युग्मी अवस्था में ये मादा जो है सामान्य बनती है और स्मॉल बी तो वैसे भी सामान्य ही बनेगी, ठीक है। तो यहां पर आपको देखिए सेक्स हार्मोन का प्रभाव दिखाई दिया। विषम युग्मी अवस्था में सेक्स हार्मोन का हमें प्रभाव दिखता है और वो भी फीमेल सेक्स हार्मोन। समयुग्मी अवस्था में नहीं दिख पाएगा क्योंकि दोनों अलील एक जैसे। अब दोनों अलील अगर एक जैसा होंगे तो फीमेल में भी गंजापन तो आएगा। इसीलिए आप देखिए गंजापन का लक्षण ये नहीं मानना है कि केवल नर में आता मादा में नहीं आता।
आपको मादाओं में ये इतना कम दिखेगा कि हमें लगता है मादा में आता ही नहीं है। फीमेल में भी गंजापन आता है, बहुत विरल रूप से आएगा, और नर में उसकी तुलना में ज़्यादा आसानी से आएगा। तो लक्षण दोनों में पाया जाएगा, लेकिन एक में अधिक आसानी से और एक में विरल रूप से। और यहाँ विषम युग्म अवस्था में सेक्स हार्मोन का प्रभाव दिखेगा, और सेक्स हार्मोन इस कैपिटल बी को संदमित कर देता है, और उसकी वजह से स्मॉल बी की वजह से ये सामान्य बनता है। तो विषम युग्म अवस्था में नर जहाँ गंजापन दिखाते हैं ये सामान्य रहती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर गंजापन बहुत विरल हो जाता है। अगर क्वेश्चन में गंजेपन पर आधारित कोई क्वेश्चन है तो ये ध्यान रख लेना, पहले देख लें कि क्वेश्चन में नर दिया है कि मादा दिया है। अगर नर कहा है तो उस हिसाब से जीनोटाइप लेने पड़ेंगे, मादा कहा है तो उस हिसाब से लेने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये एक उदाहरण था मानव में गंजेपन का, ये लक्षण जो ये दिखा रहा है कि जीन भी दोनों में है, लक्षण भी दोनों में आते हैं। हार्मोन की वजह से एक में आसानी से आते हैं, एक में मुश्किल से आते हैं। तो हमने 3 चीजें पढ़ी, लिंग संलग्न लक्षण, लिंग सीमित लक्षण, लिंग प्रभावित लक्षण। इनमें से लिंग संलग्न लक्षण बिल्कुल अलग है, उनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर है। लिंग प्रभावित लक्षण और लिंग सीमित लक्षण और लिंग प्रभावित लक्षण इनके जीन ऑटोसोम पर है, जीन दोनों में होते हैं। बट अंतर यह है कि लिंग सीमित लक्षण जो हैं वो केवल एक ही लिंग में सीमित होंगे, दूसरे में नहीं होंगे। लिंग प्रभावित लक्षण दोनों में आएंगे, एक में ज्यादा एक में कम आएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा लिंग संलग्नता और उससे संबंधित कुछ छोटी छोटी चीजें थी। लिंग संलग्नता में कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया पर आधारित किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैंने सॉल्व करके भी दिखाए। मॉड्यूल में और भी क्वेश्चन दिए हैं, डीपीपी में भी मिलेंगे, वहाँ भी थोड़ी और प्रैक्टिस करें। सो स्टूडेंट, हमने जो लिंकेज और सेक्स लिंकेज पढ़ा, हम जरा उसको एक बार एनसीईआरटी से भी कोरिलेट करें। एनसीईआरटी में हालांकि लिंकेज और सेक्स लिंकेज को अलग अलग नहीं दे रखा है, और इतना एलेबोरेटेड भी नहीं है कि लिंकेज के टाइप अलग हैं और उनके अरेंजमेंट और अलग अलग चीज़ें। यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर लिंकेज के नाम से मॉर्गन के एक एक्सपेरिमेंट को दर्शाया गया है, और वो एक्सपेरिमेंट में लिंग गुणसूत्र भी शामिल है, इसलिए वो सेक्स लिंकेज भी वही कम ही हो जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी जब आप देखेंगे हिंदी के एनसीईआरटी में, ये पेज संख्या 92 पर गुणसूत्रीय सिद्धांत के बाद ये टॉपिक आता है संलग्नता एवं पुनर्योजन, ठीक है। और आप देखेंगे इस पेज पर आपको 2 क्रॉस बड़े दिखेंगे, एक तो एक क्रॉस ए और एक क्रॉस बी, ठीक है। ये यहाँ पर पूरे पेज पर ये कुछ क्रॉस बना रखे हैं। अब ये जो पूरे क्रॉस बना रखे हैं, ये कई बार स्टूडेंट को समझने में दिक्कत करते हैं कि ये क्या कर रखा है, ठीक है। और इस पेज पर तो दोनों क्रॉस हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, इसके अंदर हमें मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को लेकर कुछ बात कही। जब आप इसको पढ़ेंगे पूरा तो यही बता रहे हैं कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के कई लक्षण लेकर मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस किए हैं, ठीक है। उनमें से डाईहाइब्रिड क्रॉस में कई बार उनको मेंडल की तरह परिणाम नहीं मिले, मोनोहाइब्रिड में भी नहीं मिले, और यहाँ उनको लिंकेज मिलती थी, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि जो संलग्न जीन है वो एक ही गुणसूत्र पर होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र पर जीन पास पास भी हो सकते हैं और दूर दूर भी हो सकते हैं। यहाँ उन्होंने 2 टर्म दी हुई है, एक तो मजबूती से संलग्न जीन और शिथिल रूप से संलग्न जीन। और जो जीन मजबूती से संलग्न है वो कम पुनर्योजन दर्शाते हैं, और जो शिथिल रूप से संलग्न है वो अधिक पुनर्योजन दर्शाते हैं। फिर यहाँ लास्ट में आकर के स्टुअर्ट वेंट का नाम दिया है कि स्टुअर्ट वेंट ने जीन के मध्य जो पुनर्योजन मिला उसी से जीन के मध्य की दूरी पता की और क्रोमोसोम का मैप बनाया। ये सब बातें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आप ये पैराग्राफ जो पेज संख्या 93 पर है, आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके अंदर 2 चीज़ें कही गई हैं, मजबूती से संलग्न जीन और शिथिल रूप से संलग्न जीन, और उन्होंने इसी चीज के लिए संलग्नता पुनर्योजन वाले नाम दिए गए। तो जनरल मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट के बारे में कह रखा है, ठीक है। और ये जो उन्होंने एक पेज पर ये 2 क्रॉस दिखा रखे हैं, ये दरअसल अपनी उसी बात को समझाने के लिए है कि मजबूती से संलग्न जीन कम पुनर्योजन और शिथिल रूप से संलग्न जीन अधिक पुनर्योजन कैसे दर्शा रहे, ठीक है। इसमें क्रॉस ए और क्रॉस बी है, हम एक को भी समझेंगे तो वैसे वैसे दूसरा भी समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम में दिक्कत क्या है, एक तो हमें इसमें ये नहीं बता रखा है कि मॉर्गन ने जो क्रॉस की है वो किन किन लक्षणों के बीच की है, वो लक्षण कहीं नहीं लिखे, डायरेक्ट क्रॉस बता रखा है। दूसरा, इसके अंदर कई जगहों पर लक्षण प्रारूप पूरे नहीं लिखे हुए, फिनोटाइप नहीं लिख रखे हैं, यहाँ पीला सफेद लिख रखा है, यहाँ वन्य प्रकार लिख दिया। तो कई जगह फिनोटाइप नहीं है, तो जब अपन इस क्रॉस को देखते हैं तो अपने को समझ में नहीं आता। दूसरा, इस क्रॉस में पूरी स्टेप्स नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर पेरेंट है, उसके बाद F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी, बीच की गेमिट वाली स्टेप्स गायब कर रखी है। इसलिए जब इस पेज पर कोई स्टूडेंट इन क्रॉस को देखता है तो उसे कुछ बातें कम समझ में आती है, ठीक है। अब मैं आपको इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी चीजें आप आराम से इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो इसके पीछे जो पैराग्राफ है बहुत आसान है, आराम से पढ़ लोगे, पूरा लिंकेज सेक्स लिंकेज पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। मॉर्गन ने क्या किया था
मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के अलग अलग कई लक्षणों पर अध्ययन किया। उनमें से कुछ लक्षण उसे लिंग गुणसूत्रों पर मिले, कुछ ऑटोसोम पर मिले। उन्होंने ऐसे 3 लक्षण छांटे जिनके जीन एक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र पर थे। एक था आंखों का रंग, दूसरा था शरीर का रंग और तीसरा है पंख का आकार। इन 3 लक्षणों के जीन उन्हें एक्स गुणसूत्र पर मिले। इनमें से एक तो मैंने आपको बताया भी था, आंखों का रंग, उसी पर लिंग संलग्नता की खोज बताई थी। अब ये तीनों लक्षणों के जीन क्या है, एक्स गुणसूत्र पर, अर्थात ये संलग्नता दर्शाएंगे। और इन 3 लक्षणों से उन्होंने 2 क्रॉस किए और वही 2 क्रॉस ए और क्रॉस बी के रूप में हमें यह दिखा रखे। ठीक है, तो हम कैसे क्रॉस किए एक समझ लेंगे तो दूसरा भी आ जाए। तो पहले तो लक्षण कौन कौन से हैं हमें जरा वो चीज समझ में आए। ठीक है, तो हम सीधे यहां पर आते हैं। देखिए, अब पहले हम अपने इस क्रॉस को, मॉर्गन के क्रॉस को अपने तरीके से समझे, फिर एनसीईआरटी पे जाते हैं। देखिए, ये ड्रोसोफिला का एक्स गुणसूत्र मैंने बना रखा है और ड्रोसोफिला के एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित 3 लक्षणों के जीन उन्होंने अध्ययन किए। एक जीन है शरीर के रंग का, बॉडी कलर, जिसके 2 रंग है, भूरा रंग और पीला रंग, ब्राउन और येलो। ठीक है, एक और जीन है आंखों का रंग, लाल और सफेद। और एक है पंख की साइज, पंख का आकार, सामान्य और छोटे पंख, जो लघु पंख होते हैं, छोटे। ये इस तरह से उन्होंने 3 जीन लिए हैं। ठीक है, और इन 3 जीन से उन्होंने 2 डायहाइब्रिड क्रॉस किए। ठीक है, शरीर के रंग के 2 स्वरूप हैं, जिसमें ब्राउन रंग प्रभावी है और येलो रंग अप्रभावी है। येलो को एनसीईआरटी वाले चिन्ह नहीं ले रहा हूं मैं, तो वाई से दर्शाया एनसीईआरटी ने, तो ब्राउन को वाई प्लस कर दिया क्योंकि वो प्रभावी, तो प्लस लगा दिया। ऐसे शरीर आंखों के रंग में लाल रंग और सफेद रंग, लाल रंग प्रभावी है और सफेद अप्रभावी। सफेद को W से दर्शाया, लाल को W प्लस कर दिया। ऐसे पंख के आकार में सामान्य पंख होना प्रभावी, छोटे पंख होना अप्रभावी। इसको M और M प्लस से दर्शाया इनके चिन्ह। मतलब इनमें ब्राउन कलर, इधर रेड कलर और इधर सामान्य पंख होना, ये जो मैंने बताया, ये सब के सब क्या है इनके, ये इसके वाइल्ड स्वरूप है। वाइल्ड स्वरूप का मतलब है जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो प्रभावी। और पीला रंग शरीर का, आंखों का सफेद रंग और छोटे पंख, ये म्यूटेशन से बने हुए म्यूटेंट फॉर्म है, अप्रभावी है ये। तो पहले तो हमें लक्षण समझ में आ जाए। तो 3 लक्षण है। अब ये चीज क्या एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब इन्होंने इससे 2 क्रॉस किए। क्रॉस कैसे कैसे किया, तो जो उन्होंने पहला क्रॉस किया वो इन दोनों लक्षणों के बीच में किया गया, बॉडी कलर और आई कलर के बीच में। जो एनसीईआरटी में 2 क्रॉस दिए, उसमें से क्रॉस ए जो है वो इन दोनों के बीच में, शरीर का रंग, आंखों का रंग। और जो पास में क्रॉस बी दिया है वो इन 2 लक्षणों के बीच में है, आंखों का रंग और पंख का आकार। इससे क्रॉस बी किया गया। तो अब हमें क्लियर होना चाहिए एनसीईआरटी में जो क्रॉस ए और बी दे रखे हैं, क्रॉस ए ड्रोसोफिला के किन लक्षणों के बीच में है, शरीर का रंग, आंखों का रंग। क्रॉस बी आंखों का रंग और पंख का आकार, आंखों का रंग दोनों में कॉमन था। 3 लक्षणों से 2 क्रॉस किए। उन्होंने सामान्य डायहाइब्रिड क्रॉस किए, लेकिन परिणाम कुछ और ही मिले उन्हें। ठीक है, अब उन्होंने देखो क्या क्रॉस किया। हम क्रॉस ए को लेकर समझते पहले कि क्या उनका क्रॉस था। क्रॉस ए जो है उसमें उन्होंने येलो बॉडी और व्हाइट आंखों वाली फीमेल का क्रॉस ब्राउन बॉडी और रेड आंखों वाले नर से किया। ठीक है, अब हम भी एनसीईआरटी ने भी गुणसूत्र बनाकर दिखा रखा है। जीनोटाइप लिखो चाहे गुणसूत्र बनाकर उस पर लिख दो, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसका भी जीनोटाइप लिखा। देखिए, येलो और व्हाइट आपको पता होना चाहिए अप्रभावी है, ब्राउन प्रभावी है, येलो अप्रभावी है, रेड प्रभावी है, व्हाइट अप्रभावी। तो फीमेल में उन्होंने दोनों अप्रभावी लक्षण दिए, मेल में दोनों प्रभावी लिए। ठीक है, अब देखिए जो प्रभावी है वो दरअसल ओरिजिनल स्वरूप है, वाइल्ड, वन्य प्रकार। ठीक है, तो प्रभावी को कई बार क्या कह सकते हैं हम, वन्य प्रकार, वाइल्ड प्रकार भी कहते हैं। एनसीईआरटी ने यही शब्द काम में लिया है। अब अगर येलो और व्हाइट फीमेल है तो उनके गुणसूत्र पर फीमेल में XX क्रोमोसोम होंगे। येलो का जीनोटाइप क्या लोगे, येलो रंग अप्रभावी है, वाई चिन्ह येलो का है तो हमें संयुग्म में लेना पड़ेगा, तभी अप्रभावी आएगा। अप्रभावी तो संयुग्म अवस्था में आएगा, तो वाई वाई। और ऐसे व्हाइट भी अप्रभावी, WW, ये फीमेल का जीनोटाइप हो गया। मेल में XY होता है, तो व्हाइट पे तो कोई गुणसूत्र पे जीन ही नहीं है, ये वाले, ये X पर है। और मेल ब्राउन और रेड दोनों प्रभावी है, तो ब्राउन के लिए क्या ले लिया, Y+। मैंने ये चिन्ह यहाँ दिखा रखे, देखो ये देखो Y और Y+। ठीक है, WW+, तो वही चीज यहाँ पर ली हमने, Y+W+ ब्राउन और रेड के लिए। अब हम जैसे क्रॉस करते हैं वैसे गैमेट बनाकर करें, आप देखो रिजल्ट आपको एनसीईआरटी जैसे मिलेंगे। ठीक है, अब हमने इसके गैमेट बनाए, ये समयुग्मी अवस्था है तो एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, YW, सारे गैमेट X गुणसूत्र वाले YW होंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि XY है तो 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे, आधे X वाले आधे Y वाले। और जो X वाले हैं उनमें ये Y+W+ आ गया, 2 प्रकार के नर युग्म, 1 प्रकार का मादा युग्म।
इनके सनलाइन से पहली पीढ़ी बनेगी। तो देखिए इन दोनों के सनलाइन से X और X के सनलाइन से एक मादा बनी, F1 पीढ़ी की ये मादा बनी, और इन दोनों के इसके और इसके सनलाइन से XY F1 पीढ़ी का नर बना। ठीक है, अब ये X और ये एक साथ आए तो क्या है, देखो इधर से YW और इधर से Y प्लस W प्लस आए, तो इसका क्या फिनोटाइप हो गया। अब Y और Y प्लस में प्रभावी कौन है, Y प्लस, तो हम लिखेंगे ब्राउन, और W प्लस में W प्लस प्रभावी तो रेड, ये ब्राउन और रेड हो गया। ठीक है, ये XY है, Y पे तो कोई जीन ही नहीं है, तो इधर से आया ये YW, तो ये येलो एंड व्हाइट होगी। तो F1 पीढ़ी की ये दोनों संततियां मिली। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर बड़े अच्छे से क्रिस क्रॉस भी दिख रहा है। हमने माता ली थी येलो और व्हाइट, तो सारे पुत्र येलो एंड व्हाइट, तो मादा से नर में आया। इधर नर पिता लिए थे हमने वन्य प्रकार ब्राउन एंड रेड, तो उससे क्या आ गया, पुत्री आ गई। तो पिता से पुत्री में, माता से पुत्र में क्रिस क्रॉस भी दिख रहा है। ठीक है, ये केवल F1 पीढ़ी तक का बताया। अब अगर मैं NCERT में देखूं, देखिए ये ब्राउन रेड और येलो व्हाइट है, मैं अगर आपको साथ साथ में NCERT में भी इसको दिखाऊं, तो NCERT में देखो, ये देखिए क्रॉस A, देखिए ये पीला सफेद है, फीमेल येलो एंड व्हाइट, और वही YW ये XX बना रखे, और ये मेल है वन्य प्रकार। वन्य प्रकार का मतलब ये क्या हो गया, ब्राउन एंड रेड। ठीक है, ये तो, और ये जो हुक की तरह मुड़ा हुआ है ये Y गुणसूत्र है, और ये X है नर का, Y प्लस W प्लस, ये लिया था अपन ने। अब इसके बाद सीधा इन्होंने F1 लिख दिया, वो गैमेट वाला पार्ट नहीं लिखा। F1 में देखो फीमेल ये XX है, तो इसमें क्या आ रहा, वन्य प्रकार आ रहा, YW Y प्लस W प्लस, और XY मेल जो है ये पीला सफेद आ रहा। ठीक है, तो ये देखिए ये वन्य से ये वन्य हो गया, पिता से पुत्री में, इधर माता से पुत्र में, ये F1 पीढ़ी आ गई। तो आप डायरेक्ट देखोगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन गैमेट बना के ढंग से करोगे तो यही आ रहा है। ठीक है, ये चीज मैंने अभी आपको करके बताई कि किस तरह से ये F1 पीढ़ी आई। अब आप देखिए इससे अगर हम और आगे चलें, अब इससे आगे चले, ये F1 आ गया। अब क्या करें, इस F1 का क्रॉस कराएंगे तो F2 पीढ़ी आ जाएगी। तो F1 की हम क्या करा रहे हैं, इनब्रीडिंग करा रहे हैं। ठीक है, जैसे पौधों में स्वपरागण होता है, इनमें इनब्रीडिंग हो जाएगी, तो इसके भी गैमेट बनेंगे, इसके भी गैमेट बनेंगे। अब आपको यहाँ दिमाग लगाना, इसमें इस F1 मादा के कितने गैमेट बनेंगे। ये Y प्लस W प्लस यानी कि विषम युग्मी है, तो इसके कितने प्रकार की गैमेट बनने चाहिए। अब यहाँ कई लोग गलती करते हैं और ये X और X दोनों को अलग करके दो गैमेट बना देते हैं, तो बिल्कुल गलत। ये संलग्नता है। ठीक है, और पूर्ण संलग्नता तो हमें बोली नहीं गई है। अपूर्ण के हिसाब से करेंगे तो दो गैमेट तो बिना क्रॉसिंग ओवर वाले बनेंगे और दो क्रॉसिंग ओवर वाले बनेंगे। मतलब इससे कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, मैं अगर इसके गैमेट बनाना चाहूँ तो इससे देखिए 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। ठीक है, एक तो वो बनेगा जिसमें ये आया YW। ठीक है, फिर एक और ये गैमेट बनेगा जो Y के साथ W प्लस आ जाएगा। फिर एक गैमेट और बनेगा जिसमें Y प्लस और W आएगा, और एक गैमेट ये बनेगा जिसमें Y प्लस W प्लस आएगा। ठीक है, मतलब ये एक गैमेट हो गया YW, दूसरा गैमेट हो गया YW प्लस, फिर ये हो गया Y प्लस W, और ये हो जाएगा Y प्लस W प्लस। ठीक है, अब ये दोनों इसमें पुनर्योजी हैं और ये दोनों क्या हैं, पैतृकीय हैं। तो ये दोनों पुनर्योजी हैं, ये कम बनेंगे और ये ज्यादा बनेंगे। 4 प्रकार के गेम, 2 बिना क्रॉसिंग ओवर से, ये दोनों तो बिना क्रॉसिंग ओवर वाले हैं, ये और ये 2 में क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि देखिए YW का हुआ Y प्लस W प्लस एक साथ क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो ये कॉम्बिनेशन। फीमेल से यहाँ कितने प्रकार की गैमेट बनेंगे, 4, 2 कम जो पुनर्योजी है, 2 ज्यादा जो पैतृकी है। मेल में क्या होगा, अब या तो X और Y है, XY में कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, तो इसमें तो सीधे सीधे 2 गैमेट बन जाएंगे। इसमें एक गैमेट तो ये बनेगा जिसमें ये आ गया Y और W, और एक गैमेट ये आया जिसमें Y क्रोमोसोम है, तो एक में X क्रोमोसोम, एक में Y। 2 प्रकार के नर युग्मक। नर युग्मक 2 ही प्रकार के बनेंगे, मादा युग्मक लेकिन कितने बनेंगे, 4 प्रकार। अब जैसे ये F1 है, 4 प्रकार की गैमेट, 2 प्रकार की गैमेट, चेकर बोर्ड बना लो, एक तरफ 4 गैमेट लिखेंगे, एक तरफ 2 गैमेट लिखेंगे, तो F2 पीढ़ी में कुल कितने संगठन आएंगे, 4 एक तरफ, 2 एक तरफ, 8। जोड़ते नहीं, गुणा होते हैं। चेकर बोर्ड में एक तरफ 4 गैमेट, इधर 2 लिखोगे तो टोटल संगठन कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। उसमें भी देखिए, जब ये नर युग्मक X वाला इन चारों से संलयन करेगा तो 4 जाइगोट तो ये बने, और Y वाला चारों से संलयन तो 4 ये बने, टोटल 8 बनेंगे। ठीक है, जब X वाला इनसे संलयन करेगा तो ये भी X है, इसमें भी X है, तो XX मतलब ये 4 जाइगोट बनेंगे, मादा फीमेल XX। ठीक है,
और ये Y वाला जब इनसे संलयन करेगा तो ये तो Y और ये X है, तो ये 4 नर बनेंगे। अर्थात F2PD की जो 8 जाइगोटिक संततियां आ रही हैं इन दोनों के क्रॉस से, उनमें 4 नर होंगे, 4 मादा होंगे। ठीक है, वो क्रॉस आप इसको चेकर बोर्ड बना के आगे भी कर सकते हो। अब देखो एनसीईआरटी में यही चीज दिखा रखी है, आपको ये बात समझ में आई। हमने F1PD कैसे ली, F1 के गैमेट बना के F2 लेंगे, F1 के गैमेट में फीमेल से 4, मेल से 2 गैमेट बनेंगे और इनसे कुल 8 संततियां बनेगी, 8 प्रकार की जाइगोटिक संततियां बनेगी। और वो 8 प्रकार की संततियां आपको देखो एनसीईआरटी के अंदर भी दिख रही है। देखिए ये F1 हो गया, इनका आपस में जब इनब्रीडिंग कराया तो ये देखो 4 और 4, 4 नर 4 मादा, 8 संततियां बनेगी। मैंने कहा था 4 नर और 4 मादा। इस तरह से पूरा एक क्रॉस समझाया मैंने, आप उस क्रॉस को पूरा करके देख लो, यही 4 बनेंगे, 4 और 4 8 बनेंगे। ठीक है, एक्चुअली मुख्य बात ये नहीं कि क्रॉस किया, चलिए तो मैंने आपको क्रॉस कैसे समझना है वो बता दिया। मॉर्गन ने जब ये क्रॉस किया तो F2PD में उन्हें कोई 9-3-3-1 का रेशियो नहीं मिला। क्रॉस तो डाइहाइब्रिड है ना, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस चल रहा है, लेकिन 9-3-3-1 नहीं आया। उन्होंने देखा कि F2PD में इन 8 प्रकार की संततियों में से भी पुनर्योजी केवल कितने आ रहे, 1.3% और 98.7% जनकीय यानी पैतृकीय है। इस क्रॉस की विशेष बात यही है कि F2PD में मॉर्गन ने देखा कि केवल 1% के आसपास पुनर्योजी है और 99% के आसपास तो पैतृकीय। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये दोनों जीन न केवल एक ही गुणसूत्र पर है बल्कि बहुत ही ज्यादा पास पास है और ये स्ट्रांगली लिंक्ड मजबूती से संलग्न जीन है, इसीलिए केवल 1.3% पुनर्योजन आया। ठीक है, और 98.7% पैतृकीय आया। तो क्रॉस ए किसका उदाहरण हुआ, मजबूती से संलग्न जीन का, कम पुनर्योजी। और ये पुनर्योजी प्रतिशत अपने को याद रखने पड़ेंगे। तो अपने को क्या याद रखना है, क्रॉस ए में कौन कौन से लक्षण, शरीर का रंग, आंखों का रंग। जब इसका क्रॉस किया गया तो कितने प्रतिशत पुनर्योजन, 1.3%, कितने पैतृकीय, 98.7%। ये चेकर बोर्ड से नहीं आता है, ये वास्तव में क्रॉस करके जितनी संततियां होती है उनको गिन के निकालते हैं। लिंकेज के रेशियो, वो भी अपूर्ण लिंकेज के रेशियो कभी चेकर बोर्ड से नहीं आएंगे, ये अपने को डायरेक्ट दिए जाएंगे, प्रैक्टिकली करके देखना पड़ता है। अब उन्होंने ठीक इसी तरह से क्रॉस बी किया। क्रॉस बी किस किस के बीच में किया, आंखों का रंग और पंख का आकार, मैंने बोला बाद के जो 2 लक्षण थे उनके बीच में ये क्रॉस किया गया। सेम जैसे क्रॉस ए करा वैसे गैमेट बना के जब आप उसको पूरा करोगे तो इसकी F2PD में देखो परिणाम क्या है। यहाँ जनकीय प्रकार है 62%, 62.8 और पुनर्योजी कितने, 37.2%। ठीक है, अब क्रॉस बी में पुनर्योजी 37% और यहाँ तो 1% ही, अच्छा खासा पुनर्योजन हुआ है। तो क्रॉस बी में जो लक्षण लिए गए इसका मतलब वो दोनों लक्षणों के जीन गुणसूत्र पर दूर दूर हैं और क्रॉस ए वाले जीन पास पास है तो उनमें कम पुनर्योजन है। ये शिथिल रूप से संलग्न जीन है, 67% पुनर्योजन आ रहा है, 62.8% पेरेंटल आ रहा है। तो दोनों क्रॉस ए क्रॉस बी देने का उद्देश्य क्या था, एनसीईआरटी इन दोनों क्रॉस के माध्यम से आपको मजबूती से संलग्न जीन और शिथिल रूप से संलग्न जीन समझाना चाह रहे। इनके दोनों में इसमें कौन कौन से लक्षण लिए, आंखों का रंग और पंख का आकार, और इनके भी पुनर्योजी और पैतृकीय ये ध्यान रखने हैं। प्रतिशत अपने को याद रखने हैं, कौन से क्रॉस में कौन से लक्षण लिए हैं और कितना परसेंटेज आया है, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक स्ट्रांगली लिंक्ड और एक लूजली लिंक्ड का उदाहरण है मजबूती से संलग्न और शिथिल रूप से संलग्न जीन का, और ये प्रतिशत भी ध्यान रखना। ठीक है, और इसके बाद जो पैराग्राफ है ये दोनों क्रॉस इसी तरह से समझने, इसमें कोई रटने वाली काम नहीं। क्रॉस इन्होंने क्या गैमेट नहीं बना रखे, गैमेट बना के करेंगे जैसे मैंने करके बताया तो वैसा का वैसे ही आए। ठीक है, फिर ये आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, संलग्नता क्या है, पुनर्योजन क्या है, किसमें कितना आया, वही सब कुछ लिखा हुआ, मजबूती से संलग्न, शिथिल रूप से संलग्न। तो एनसीईआरटी में लिंकेज के नाम से मॉर्गन का केवल ये एक्सपेरिमेंट और ये एक पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज एनसीईआरटी से जरूर कर लें। बाकी इसके अलावा जो चीज मैंने आपको इसमें बताई कि क्रॉस कैसे करना, अगर आप क्रॉस करना भी चाहते हो तो अपनी कॉपी में ये कर सकते हो। फिर इन 4 का इन 2 से क्रॉस करिए, 8 कॉम्बिनेशन आएंगे, वही जो एनसीईआरटी में। ठीक है, तो कौन कौन से लक्षण लिए गए पहले तो ये पता होने चाहिए, क्रॉस ए किसके बीच में, क्रॉस बी किसके बीच में। अब अपन एक निष्कर्ष दे सकते हैं कि आंखों का रंग का जीन शरीर के रंग से मजबूती से संलग्न है, पास पास है, और पंख के आकार वाले लक्षण से शिथिल रूप से संलग्न, इनका जीन दूर दूर है। इसलिए देखो इन दोनों को पास बताया, इनको दूर बताया, इन दोनों के बीच में कम पुनर्योजन है, इसमें ज्यादा है। जीन के मध्य की दूरी से पुनर्योजन की मात्रा तो तय होगी। ठीक है, तो कौन कौन से लक्षण हैं और फिर क्रॉस कैसे करना है, दोनों चीजें आप अच्छी तरह समझ लो और एनसीईआरटी से भी इसको पढ़ लें। एनसीईआरटी का क्रॉस ए क्रॉस बी
दोनों जो है किस तरह से समझने हैं ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लिंकेज और सेक्स लिंकेज वाला पार्ट था। थैंक यू।